मेरी आवाज़ आ रही है लास्ट तक? तो लाइव लॉन्च का आज सेकंड सेशन है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। उस तरह नहीं होता, उस तरह से जिस ग्रुप के अंदर ही जाएगा ना वहीं पे वो रोटेट हुआ होगा। तो मतलब यहाँ पे मैं ना करो आप। यहाँ पे इसी लास्ट टाइम हमने मार्केट सिलेक्शन, प्राइस ब्रेकडाउन, अकाउंट क्रिएशन, प्रोडक्ट रिसर्च और प्रोडक्ट सोर्सिंग के तक डिस्कस किया था। ऑर्डर प्लेस किया था हमने पेपॉल के थ्रू। तो आज जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, तो उनमें आज हम डिस्कस करेंगे अमेज़ॉन प्रोडक्ट की इमेजेस के बारे में। इमेजेस किस तरह की होनी चाहिए, गाइडलाइंस क्या है इमेजेस की। यूपीसी के बारे में डिस्कस करेंगे, यूपीसी कैसे परचेज करना है, कहाँ से परचेज करना है, रिकमेंडेड साइट कौन सी है। और कीवर्ड रिसर्च देखेंगे हम लिस्टिंग क्रिएशन के लिए। लिस्टिंग क्रिएशन के लिए हम कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं, और प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसी होनी चाहिए, लिस्टिंग के भी एक सैंपल को देखेंगे हम। और उसके बाद लिस्टिंग को लाइव भी करेंगे हम अपने सेलर सेंटर पे। शिपमेंट प्लान क्रिएशन को भी देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम अमेज़ॉन की इमेजेस की गाइडलाइन से ना। इमेजेस कैसी होनी चाहिए हमारी। सबसे पहले तो देखते हैं रिक्वायरमेंट्स क्या है इमेजेस की। इमेजेस की अगर एक्सेप्टेड फॉर्मेट्स की बात की जाए तो उसमें JPEG है, GIF है, PNG है। ये फॉर्मेट्स एक्सेप्टेड है अमेज़ॉन पे। और मैक्सिमम साइज़ कितना होना चाहिए फाइल का, अमेज़ॉन मैक्सिमम 10 MB तक की इमेज एक्सेप्ट करता है। और मिनिमम डायमेंशंस की अगर बात की जाए तो मिनिमम डायमेंशंस 200 बाई 200 पिक्सल की होनी चाहिए। और मैक्सिमम डायमेंशंस की अगर बात की जाए तो 2000 बाई 2000 की डायमेंशंस होनी चाहिए। हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर 2000 बाई 2000 की डायमेंशंस की इमेजेस यूज़ करते हैं, या 1000 बाई 1000 की भी कर लेते हैं। UAE के केस में थोड़े से इश्यूज आते हैं हमें समटाइम इमेजेस के, बाकी मार्केट प्लेसेस में इशू नहीं आता। तो रिकमेंडेड ये है कि 1000 टू 2000 डायमेंशंस की इमेजेस यूज़ करें आप। प्रोडक्ट इमेजेस में अगर बात करें तो हम 7 इमेजेस यूज़ करते हैं अपनी प्रोडक्ट के लिए। 9 इमेजेस भी यूज़ कर सकते हैं आप। 7 इमेजेस डिस्प्ले होती हैं आपके लिस्टिंग के पेज पे। प्रोडक्ट इमेजेस में रिकमेंडेड ये है कि आपकी फर्स्ट इमेज वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए, ठीक है, और क्लियर इमेज होनी चाहिए। देखें, ये देख सकते हैं आप, ये हमारी मेन इमेज है, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट आपकी क्लियरली एक एक पार्ट शो हो रहा है, ठीक है। अगर कोई बंदा ऑर्डर प्लेस करने आता है तो उसको पता चल जाएगा कि मैं अगर ऑर्डर प्लेस करता हूँ तो मुझे क्या क्या चीज़ मिलेगी। इसमें पता चल रहा है उसे ये मिलेगा, इसके साथ कोई ब्रश है, और ये सब चीज़ें उसको क्लियरली मेंशन है। इसमें और ही बेहतर हो जाएगा कि अगर इसके साथ पैकेजिंग भी हो। हम स्टार्ट में अक्सर पैकेजिंग के साथ नहीं जाते हैं, बट रिकमेंडेड ये है कि आपकी अपनी एक पैकेजिंग हो। अगर आपके पास ट्रेडमार्क है तो फिर आप अपनी पैकेजिंग बनवाएं, ठीक है, अपनी पैकेजिंग के साथ जाएं। अगर पैकेजिंग है आपकी तो फिर मस्ट है कि आपकी पैकेजिंग भी इसमें हो। अच्छी पैकेजिंग होगी तो कस्टमर अच्छी पैकेजिंग की वजह से आपको ऑर्डर प्लेस कर सकता है, अगर बाकी कोई चीज़ उसे पसंद नहीं आती, ठीक है। कस्टमर पसंद करता है कि मैं किसी अच्छी जगह से चीज़ परचेज करूँ या मुझे किसी अच्छी तरह प्रेजेंट किया जाए, ठीक है। अगर हम किसी होटल में जाते हैं, किसी 4 स्टार होटल की एग्जांपल ले लें और एक तरफ 5 स्टार की पर्ल कॉन्टिनेंटल पे हम चले जाते हैं, हमें ज़्यादा मज़ा कहाँ पे आएगा, 4 स्टार होटल में आएगा या PC में आएगा? PC में आएगा। ऑब्वियसली हमें बड़ी मोहब्बत से वेटर आएगा, पूछेगा क्या पसंद करेंगे, क्या लेके आओ, उसके बाद मेन्यू कार्ड, उसके बाद बड़े मज़े से एक कप चाय का आएगा। तो वो बंदा ज़्यादा पसंद करता है अगर आपको प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छी हो। तो मेन इमेज की तो बात होगी। उसके बाद प्रोडक्ट साइज की बात करते हैं। दूसरी जो इमेज होनी चाहिए वो हमारी प्रोडक्ट की डायमेंशन होनी चाहिए, ठीक है। कस्टमर को पता चल जाए कि इस प्रोडक्ट का साइज, इसकी लेंथ, विड्थ, क्या चीज़ें किस तरह हैं, ठीक है। उसमें हमने दूसरी साइज की कर ली है, लेंथ मेंशन कर दी है, विड्थ मेंशन कर दी है और हाइट मेंशन कर दी है अपनी प्रोडक्ट की, ठीक है। पहली 2 इमेजेस की पता चल गया हमें। जो नेक्स्ट 2 इमेजेस होनी चाहिए वो हमारी इन्फोग्राफिक्स भी हो सकती हैं और लाइफस्टाइल इमेजेस भी हो सकती हैं। आप इन्फोग्राफिक इमेजेस यूज कर लें। इन्फोग्राफिक्स बेसिकली हमारे प्रोडक्ट को डिटेल में बताती है, ठीक है। प्रोडक्ट की ये फीचर्स हैं, फीचर्स के बारे में बताएगी इन्फोग्राफिक्स, ठीक है। हमने इन्फोग्राफिक्स को यूज किया नेक्स्ट 2 इमेजेस में। जिस तरह पीछे करें, ये इमेज बता रही है कि ये क्विक क्रीज रिमूवल है, उसके बाद ड्यूरेबल है, इजी टू यूज है, इसकी ऑन ऑफ के बारे में बता रही है, प्रोडक्ट कैसे रिमोट की जा सकती है। इसकी मतलब कि क्लियरली हमें पता चल गया इस प्रोडक्ट के यूजेस क्या है, ठीक है। इन्फोग्राफिक्स हो गया। और उसके बाद जो हमने यूज़ करनी है लाइफस्टाइल यूज़ करनी है, ठीक है। लाइफस्टाइल के हम डेली यूज़ में इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लाइफस्टाइल में हमने ये यूज़ किया, देखिए ये बता रही है, आप पोर्टेबल भी है, ये ट्रैवलिंग में भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह भी कस्टमर को क्लियरली समझ आ जाती है कि मेरी प्रोडक्ट किस तरह की प्रोडक्ट मुझे मिलने वाली है।
और उसके बाद लास्ट इमेज, उसके बाद यूजेस के बारे में हमने बता दिया, ये ऐसे भी यूज़ की जा सकती है यूजेज के बारे में। उसके बाद आप बता दें इसी तरह की 7 इमेजेस होनी चाहिए। तो 7, हमारे देश में 8 इमेजेस हैं, तो 7 इमेजेस रिकमेंडेड हैं, 9 इमेजेस भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट इमेजेस का हमने देख लिया। किसी को कोई इशू हो अगर या कोई चीज़ मिस हो रही हो तो आप बता दें। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमने यूपीसी के बारे में देखना है। यूपीसी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। यूपीसी हम यूएस में यूपीसी कहते हैं इसे, और यूके में यूईएन कहते हैं, यूरोपियन आर्टिकल नंबर। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड और यूरोपियन आर्टिकल नंबर। ठीक है, तो अगर यूपीसी समटाइम इशू आता है कि यूपीसी परचेज कहाँ से करें, तो नेशन वाइड से भी परचेज करते हैं और GS1 से भी परचेज करते हैं, बट रिकमेंडेड ये है कि आप GS1 से परचेज करें, क्योंकि आजकल इस तरह का इशू आ रहा है कि अमेजोन लिस्टिंग्स रिमूव कर रहा है अपनी पेज से। जो यूपीसी आपने नेशन वाइड की यूपीसी पे जो लिस्टिंग्स बनी हुई है वो लिस्टिंग अमेजोन रिमूव कर रहा है। इसीलिए बेहतर ये है कि हम GS1 से ही परचेज करें। तो परचेजिंग के स्टेप्स को देख लेते हैं। हमने यूपीसी परचेज करने के लिए हम गूगल पे आए, हमने लिखा GS1 US। ठीक है, GS1 US पे आ गए, ये पहला पेज हमें शो होगा। ठीक है, पहले पेज पे आए और हमने करना है गेट अ बारकोड। ठीक है, हम न्यू कस्टमर होंगे, स्टार्ट हमने यहाँ से लेना है गेट अ बारकोड से। ठीक है, गेट अ बारकोड किया, उसके बाद हमारे सामने ये स्लाइड या फिर ये पेज आ जाएगा। ठीक है, इस पेज पे अगर आपने एक प्रोडक्ट के लिए यूपीसी परचेज करना है तो फिर हम इस ऑप्शन के साथ जाएंगे, गेट US GS1 US GTIN। ठीक है, अगर हमने 10 यूपीसी या फिर एक से ज्यादा यूपीसी परचेज करने हैं तो फिर हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, प्रीफिक्सेस वाले को। प्रीफिक्स में एक से ज्यादा यूपीसी हम परचेज करेंगे और GTIN में एक यूपीसी परचेज करेंगे। ठीक है, हमने ये किया। उसके बाद यहाँ से हम गेट GTIN GS1 US GTIN पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट हमारे सामने शो होगा ये वाला पेज। ठीक है, इस पेज पे आ गए और ये कहेगा आप तो अपनी कुछ डिटेल्स दे दें। डिटेल्स में आपसे ब्रांड नेम पूछेगा और प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन पूछेगा। ठीक है, समटाइम्स ये इशू आता है कि बच्चे कहते हैं हम तो ब्रांड रजिस्टर्ड ही नहीं है, फिर हम क्या करेंगे? उस केस में हम ऐसे कर सकते हैं कि हम अपना नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई भी नाम लिख लें आप, जो बंदा परचेज कर रहे हैं वो अपना नाम लिख ले यहाँ पे। ठीक है, कोई भी इशू नहीं है उसमें। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिखें। यहाँ पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर आप लिखते हैं तो लिखते हैं आई वांट टू सेल प्रोडक्ट्स ऑन अमेजोन। ठीक है, इसलिए हम यूपीसी बाय कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ऐड टू कार्ट किया हमने। ऐड टू कार्ट करने के बाद ये पेज आ जाएगा हमारे सामने। उसके बाद ये चेकआउट का कहेगा, हम इसे चेकआउट करेंगे जो ऑर्डर हमने बुक किया है। चेकआउट करके हम नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे तो ये पूछेगा कि आप न्यू कस्टमर हैं या फिर ओल्ड कस्टमर हैं GS1 के। हम कहेंगे अगर हमने पहले GS1 से यूपीसी परचेज किया होगा तो फिर हम इस ऑप्शन के साथ जाएंगे, बट हम नया यूपीसी बाय कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट के लिए, फिर हम कंटिन्यू एज न्यू के साथ जाएंगे। फिर ये पेज आ जाएगा हमारे सामने GS1 US स्टोर। ठीक है, ये उसके बाद हमसे डिटेल मांगेगा, कंपनी की इंफॉर्मेशन दें, कंपनी नेम लिखें, कंपनी फोन नंबर लिखें। कंपनी बेसिकली हम होंगे, कस्टमर होंगे। ठीक है, कंपनी जब लिखा आएगा ना जहाँ पे हमने अपनी डिटेल्स देनी है। इफ वी आर अ ब्रांड रजिस्टर्ड सेलर या फिर हमने कोई कंपनी रजिस्टर की हुई है तो फिर हम कंपनी की डिटेल्स दे सकते हैं, LLC की या फिर LTD की डिटेल्स दे दें। यूके के लिए जिस भी मार्केट के लिए आपने यूपीसी परचेज करना है आप GS1 US से यूज कर सकते हैं। ठीक है, GS1 US का यूपीसी GS1 UK में भी आप अमेजोन UK में यूज कर लें, अमेजोन UAE में यूज कर लें, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं इसका यूपीसी। क्वेश्चन ये आता है कि हमने इसको क्यों सिलेक्ट किया है GS1 US को। GS1 US को हमने इसीलिए यूपीसी परचेज करने के लिए सिलेक्ट किया है क्योंकि इसको इजी टू यूज है ये। ठीक है, यहाँ से इजीली बंदा परचेज कर सकते हैं, इनका इतना मुश्किल नहीं है, इनका इंटरफेस इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये डिटेल्स हमने सबमिट की। उसके बाद सिटी वगैरह, सिटी में देखें सिटी XYZ कोई भी लिख लिया। उसके बाद कंट्री हमने पाकिस्तान इसलिए लिखा है क्योंकि हम पाकिस्तान से यूपीसी परचेज कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास कंपनी की डिटेल्स हैं फिर आप कंपनी की डिटेल्स डाल दें। ठीक है, अगर LLC है तो फिर आप USA की डिटेल्स डाल दें, अगर LTD है फिर आप UK की डिटेल्स डाल दें। हमारे पास अगर कोई भी नहीं है तो फिर हम पाकिस्तान की डिटेल्स भी डाल सकते हैं, इंडिविजुअल सेलर हैं अगर हम। सब कुछ डाल दिया, ये डिटेल्स ऑर्डर कॉन्टैक्ट नेम में आप अपना नाम डाल दें, ईमेल एड्रेस में। उसके बाद ईमेल को कंफर्म करें,
फ़ोन नंबर आप अपना भी डाल सकते हैं, जिस पे कंपनी बनी हुई है कोई भी फ़ोन नंबर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सारी डिटेल्स हमने डालनी है और उसके बाद नीचे आ जाए। उसके बाद हम आगे और पेमेंट की बात आती है, कहता है कंफर्म करो अपने ऑर्डर को, ठीक है। ऑर्डर को कंफर्म करने के लिए इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इसको हम एग्री करते हैं। हम कहते हैं हम आपकी टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री करते हैं, ठीक है। जैसे ही एग्री करेंगे तो उसके बाद ये कुछ क्रेडिट कार्ड की कुछ डिटेल्स के बारे में पूछेगा हमसे, ठीक है। क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स में हम इसे कहेंगे कि आई एग्री दिस टर्म सर्विसेज। क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट कार्ड चूज करेंगे क्योंकि हमारे पास क्रेडिट कार्ड ही होता है पाकिस्तान में। अगर हम यूके बेस्ड हैं तो फिर पेपॉल भी यूज कर सकते हैं, कोई भी वायर ट्रांसफर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने क्रेडिट कार्ड को चूज किया। उसके बाद पूछता है जी, उसके बाद नेम ऑन कार्ड, कार्ड की बैक साइड पे जो भी नेम लिखा होगा वो लिखना है यहाँ पे। कार्ड टाइप पूछ रहा है, हमारे केस में कार्ड वीजा कार्ड था, ठीक है। जब हमने यूपीसी परचेज किया वीजा कार्ड हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कार्ड नंबर पूछ रहा है, कार्ड नंबर लगाया। एक्सपायरी डेट और ईयर पूछ रहा है, सिक्योरिटी कोड भी लगा दिया हमने, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, क्या पेज आएगा हमारे सामने। बस आप ये करेंगे तो कंफर्म हो जाएगा, ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। और भी स्टेप तो नहीं है इसका। ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाए, स्टार्ट करें सेकंड पेज में जी। आप इसके बारे में पूछ रहे कंपनी प्रीफिक्स के और इसके बारे में, ठीक है। अगर हम ये कंपनी प्रीफिक्स में कह रहा है कि अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं ना हमारी, एक से ज़्यादा वेरिएशंस हैं, ज़्यादा SKUs हैं, फिर हम इसके साथ जाएंगे कंपनी प्रीफिक्स के साथ, ठीक है। अगर हम एक ही UPC गेट इंडिविजुअल बारकोड और यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है। इसमें ये है कि एक ही दफ़ा स्टार्ट में आपको पेमेंट करनी पड़ेगी और उसमें आपको रिन्यूअल फी होगी। हर ईयर आपको 10 UPC या फिर जितने यूज़ करेंगे उसकी रिन्यूअल फी पे करनी पड़ेगी। वो जो है ना कंपनी प्रीफिक्स जिसका आप पूछ रहे हैं, उसमें आपको एक से ज़्यादा UPC बाय करने पड़ेंगे, 1 से लेकर 10 तक उसमें ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन वो आपको 10 ही की पेमेंट करनी पड़ेगी। आप 2 लेते हैं फिर भी आपको $250 पे करने पड़ेंगे, या फिर 10 लेते हैं, अगर आप उस ऑप्शन के साथ जाएंगे $250 आपको पे करने पड़ेंगे और हर ईयर आपको रिन्यूअल फी देनी पड़ेगी उसकी। कौन सा नंबर? जैसे इसमें नंबरिंग जो है तो हमारे ब्रांड का तकरीबन वो नंबर आ जाएगा, उसमें हम जैसे जैसे प्रोडक्ट को ऐड करते जाएंगे एक ही नंबर। हाँ इसी तरह होगा। उस केस में यही होगा कि तकरीबन 1-2 फिगर चेंज होंगे, आप जिस UPC को 1-2 फिगर्स का डिफरेंस होगा उसमें, बाकी तकरीबन सेम ही होंगे, एक ही अकाउंट से चल रहे होंगे वो सब, ठीक है। और UPC होता है, EAN होता है और GSID होता है, और भी 1-2 और भी होते हैं मेरे ख्याल में। किधर लिखाते हैं? GTIN कहते हैं ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर को ना। ये बेसिकली हमारा UPC को या EAN को GTIN कहते हैं हम, ठीक है। UPC कह लें, EAN कह लें, GTIN कह लें, कुछ भी कह लें, ये सब एक ही नंबर होते हैं। एक ही दोनों एक ही चीज़ है, किसी से कर सकते हैं आप। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में ये है ना कि डेबिट कार्ड में हमें अमाउंट दी जाती है, क्रेडिट कार्ड में हम खुद अमाउंट स्टोर करते हैं, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं। आपका क्या क्वेश्चन है भाई? 10-15 मिनट हो गए। नहीं, इंडिविजुअल बारकोड अगर आप परचेज करेंगे एक ही दफ़ा आपको स्टार्ट में $30 पे करने पड़ेंगे। अगर आप कंपनी प्रीफिक्स के साथ जाएंगे हर ईयर आपको एनुअली पे करना पड़ेगा, आपको एनुअली $250 एनुअली पे करने पड़ेंगे आपको 10 UPC के, ठीक है। वो तो फिर हम तक है ना कि अगर हम इसको 2 दफ़ा परचेज कर लेते हैं, 2 ऑर्डर बुक कर लेते हैं इसके, या फिर हम चाहते हैं कि अपनी 10 प्रोडक्ट्स हमने 10 SKU लिस्ट करने हैं, ठीक है। अगर हम किसी ब्रांड है, अगर हम तो 10 वेरिएशन लिस्ट करने जा रहे हैं, फिर हम इसके साथ चले जाएंगे, ठीक है। और कोई? इसके बाद हम लिस्टिंग क्रिएशन की तरफ चलेंगे। लिस्टिंग कैसे क्रिएट की जाती है, उसके कीवर्ड्स कैसे निकाले जाते हैं। लिस्टिंग क्रिएशन के लिए हम टूल यूज़ करेंगे हीलियम 10 का,
मैग्नेट लिखे गए मिस्टेकनली, यहाँ पे हम एक्सरे यूज़ करेंगे ऐसे, ठीक है, एक्सरे यूज़ करेंगे और उसके बाद एक्सरे से हम सेरिब्रो में जाएंगे कीवर्ड्स निकालने के लिए, ठीक है। हमने अपना कीवर्ड डाला और उसके ऊपर एक्सरे रन कर दी और ये डिफरेंट रिजल्ट्स आ गए हमें, ठीक है। हमने स्पॉन्सर को रिमूव किया इससे और स्पॉन्सर को रिमूव करके अब हम यहाँ से जाएंगे एक्सेल में अपने कीवर्ड्स को लेके जाएंगे। सब उसके लिए ऐसा करना पड़ेगा कि हम एक एक करके अपने एसेंस कॉपी करेंगे, ठीक है, टॉप 10 एसेंस, ठीक है। टॉप 10 एसेंस कॉपी कैसे करने हैं हमने? टॉप 10 एसेंस कॉपी हम सेल वाइज सॉर्ट करके भी कर सकते हैं और रेवेन्यू वाइज सॉर्ट करके भी कर सकते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। जब सेल्स ज्यादा होंगी तो रेवेन्यू ज्यादा होगा, ठीक है, रेवेन्यू ज्यादा है तो सेल्स भी ज्यादा है, ठीक है। सेल्स वाइज सॉर्ट कर लिया हमने, रेवेन्यू से सॉर्ट किया, ठीक है। हम टॉप 10 एसेंस सॉर्ट करके कॉपी करेंगे, गेट कीवर्ड्स करेंगे, ठीक है। फाइल है हमारे पास रेडी, ठीक है, उसमें चल जाएंगे। लेकिन इसमें ब्रदर जैसे अभी हम सेल्स वाइज सॉर्ट करके फिर हम वो कीवर्ड सर्च करते हैं जी, जब हम वो कीवर्ड जो पहले स्टेब्लिश सेलर उन्हीं के कीवर्ड अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं फिर कस्टमर आगे सर्च करता है तो जाहिर है हम उसी सेलर के साथ शो होंगे तो जाहिर है वो ज़्यादा रिव्यूज की वजह से या रिकॉग्निशन की वजह से मार्केट को सही हमारा तो परचेज करेगा। यस, वो तो शो करेगा। अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम रिव्यूज के लिए हम वाइन में इनरोल कर सकते हैं, रिव्यूज परचेज कर सकते हैं उनके साथ compete करने के लिए। बेसिकली सेल तो हमने उनके साथ ही करनी है, सेम ही जगह पे, और किसी जगह पे तो जा नहीं सकते। सेल करने के लिए तो हम इकट्ठे ही होंगे, बट डिफरेंट स्ट्रेटजीज होंगी, उसमें हम इमेजेस को अच्छा कर सकते हैं, अपने कंटेंट को, लिस्टिंग का कंटेंट इतना अच्छा बनाएं हम कि हम रैंक करें टॉप पे। बाकी अब आगे मुकद्दर की बात है कि सेल वो लेके जाते हैं हम, स्टार्ट में तो उनके पास भी 0 रिव्यूज थे ना, स्टार्ट 0 से करता है बंदा। तो हमने शॉर्ट कीवर्ड्स निकाल लिया हमने सेरिब्रो से, और उसके बाद एक्सेल में आए, हमने कुछ कॉलम्स एक्स्ट्रा थे उन कॉलम्स को रिमूव कर दिया और ये हमारे पास कॉलम्स बच गए, ठीक है। यहाँ पर हमने रेलेवेंसी इन कीवर्ड्स की चेक करने के लिए रेलेवेंसी का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं रेलेवेंसी का क्या फार्मूला है, ठीक है, नहीं लिखा होगा, मैं लिख लूँ, मैंने आ जाए इसमें आ जाए, इसको रिमूव करते हैं, आप इस कॉलम को रिमूव कर दें, रिमूव करें, ठीक है, नया कॉलम ऐड करें। ये बैनर इधर ये वीडियो जी, अब हम इसमें फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला हम लिखेंगे इज इक्वल टू काउंट इफ एस पैरेंथेसिस स्टार्ट, पैरेंथेसिस स्टार्ट करने के बाद हमने सिलेक्ट कहाँ से करना है, ठीक है। यहाँ पे अक्सर भूल जाता है बंदा या फिर गलती हो जाती है। हमने अपने पहले एसन से, अभी पहले एसन में आपको शो हो रहा होगा पोजीशन रैंक, ठीक है, पोजीशन रैंक शो हो रहा होगा, पोजीशन रैंक का कॉलम। जो पोजीशन रैंक होता है वो बेसिकली हमारा फर्स्ट एसन होता है, ठीक है, जहाँ से हमने स्टार्ट करना है। पोजीशन रैंक की जगह हम अपना फर्स्ट एसन पेस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट रो की एंड वाले एसन तक हम आएंगे, ठीक है। समटाइम हम ऐसा करते हैं कि इस सारे को सिलेक्ट कर लेते हैं नीचे तक, 10 के 10 को, या फिर जितने कीवर्ड्स होते हैं, उस तरह गलत रिजल्ट्स आते हैं। हमने फर्स्ट रो को करना है और उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, स्टार्ट, अब कॉमा लगाएं, इन्वर्टेड कॉमा, स्टार्ट करें, लेस देन 30, लेस देन 30 क्यों लगाएंगे हम? यहाँ पर हम लेस देन 40 भी लगा सकते हैं, लेस देन 48 भी लगा सकते हैं। लेस देन 30 लगाने का ये रीजन है कि हम चाहते हैं कि हमें जस्ट हम उन कीवर्ड पे रैंक हो जाए, या हमारे पास वो कीवर्ड्स आ जाएं जो सेलर्स ने यूज किए हुए। किन सेलर्स ने? उन सेलर्स ने कि जो टॉप 30 में रैंक है, टॉप
सेकंड रो से करना है। डी से कि ई से? नहीं, उन्होंने एक्चुअली फर्स्ट रो सेलेक्ट कर लिया ना। डी को चूज किया ना आपने? नहीं, सेकंड रो से स्टार्ट करें जहाँ से नंबर है। आपने एसएन कॉपी की है। ये पकड़ो, गलत कर रहे हैं ना वो। ठीक है, तो एक कॉलम मिसिंग हो रहा था, या हमने टॉप पे एसेंस को चूज कर लिया था। अब ठीक है, अब ये हमारे पास एक एसेंस के अगेंस्ट आ गई है रेलेवेंसी। ठीक है, इसको अब हम इसी को प्लस के साइन से इसको हम जितने हमारे पास कीवर्ड्स होंगे वहां नीचे तक ले जाएंगे। ठीक है, सब कीवर्ड्स के अगेंस्ट हमें रेलेवेंसी का पता चल जाएगा। ठीक है, रेलेवेंसी का पता चल गया। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन से कीवर्ड्स हमने यूज करने। ठीक है, कीवर्ड्स हमने यूज करने के जिनकी रेलेवेंसी ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी? जिनकी रेलेवेंसी 5 से अबव होगी हम वो सब कीवर्ड्स को यूज करेंगे, या 4 से अबव कह लें। ठीक है, जो हाईली रेलेवेंट कीवर्ड्स होंगे वो हमने अपनी लिस्टिंग में यूज करने। ठीक है, अब हम बाकियों को रिमूव करने के लिए फिल्टर यूज करेंगे, फिल्टर लगाएंगे हम। ठीक है, हमने रेलेवेंसी से सॉर्ट किया और हमारे पास वही कीवर्ड्स बचेंगे जिनकी रेलेवेंसी 4 से अबव है। ठीक है, 5, 6, 7, 8 जिनका रेलेवेंसी स्कोर 5, 6, 7, 8 अप टू 10 है, या फिर 10 तक नहीं है, या फिर अप टू 9, जितने भी हैं। अब हमने हाई रेलेवेंट कीवर्ड्स अपने रख लिए हैं, बाकी हमने रिमूव कर दिए। ठीक है, हमने फिल्टर यूज किया था ना, सेल से भी आप सॉर्ट कर सकते हैं या फिर आप रेवेन्यू से सॉर्ट कर सकते हैं, दोनों से बात एक ही है। ठीक है, सेरिब्रो की बात कर रहा हूँ ना। जब हम सेरिब्रो में आए हमने एक्सरे रन की, एक्सरे से हम सेरिब्रो में गए। ठीक है, एक्सरे में हमने ऐसा करना है कि एक्सरे में हमने सेल्स से सॉर्ट कर लेना, सेल्स वाले फिल्टर से, या फिर हमने रेवेन्यू वाले फिल्टर से। ठीक है, सॉर्ट किया और उसके बाद हमारे पास जो टॉप पे आ गए टॉप 10 एसेंस, उसमें से हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, टॉप 10 हमने सिलेक्ट किए और उसके बाद सेरिब्रो पे गेट कीवर्ड्स कर दिए। ठीक है, हमारे पास जो कीवर्ड्स आए हमने उनको एक्सेल में ले गए, वो सब कीवर्ड्स को जी उन सब को एक्सेल में ले गए। उसके बाद हमने उन पे रेलेवेंसी का फार्मूला लगाया, एक्सेल शीट दिखाएं, रेलेवेंसी का फार्मूला दिखाया और लगाया, और जो हमारे पास रेलेवेंट कीवर्ड्स थे वो हमने रख लिए और जो इररेलेवेंट थे उनको रिमूव कर दिया। इररेलेवेंट इस केस में कि जिनकी रेलेवेंसी स्कोर कम थी या रेलेवेंसी कम थी उनको हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो अब हम इन कीवर्ड्स को यूज करेंगे अपनी लिस्टिंग में। ठीक है, ये हमारे पास लिस्टिंग आ गई जो हम यूज करेंगे अपनी प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, इसमें दो टाइटल्स हैं, एक फर्स्ट वन और सेकंड वन। हम अपनी लिस्टिंग में सेकंड वाले टाइटल को यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि उस टाइटल में हमने
जिनकी रेलेवेंसी हाई है और जिनका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, उन कीवर्ड्स को टारगेट किया है। फर्स्ट वन को हम इसलिए नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि वो कैची नहीं है वो टाइटल थोड़ा सा, ठीक है। उस टाइटल में ये इशू है कि एक तो उसके कीवर्ड्स को अगर हम काउंट करें तो उसके कीवर्ड्स ही बहुत ज़्यादा हैं, 213 कैरेक्टर्स है उसमें, जबकि जो दूसरा टाइटल है उसमें कीवर्ड भी हमने अच्छे यूज किए हैं और कीवर्ड भी कम है, ठीक है। हमारे टाइटल की अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए, हमारा टाइटल होना चाहिए 140 टू 170 कैरेक्टर्स का। 250 कैरेक्टर्स हम यूज कर सकते हैं, बट कैच टाइटल अगर है तो वो 140 टू 170 कैरेक्टर्स का। स्लाइड, वो वाली स्लाइड लाएं जरा नीचे, दूसरी स्लाइड नीचे है जी। एक हमारे टाइटल के कैरेक्टर की लेंथ होनी चाहिए 140 टू 170 कैरेक्टर्स, और बुलेट पॉइंट्स हमारे 250 टू 500 कैरेक्टर्स की लिमिट होती है, बट रिकमेंडेड ये है कि आप 250 कैरेक्टर्स को यूज करें, ठीक है। 250 को यूज कर लें या 300 को, ज्यादा लेंथी बुलेट पॉइंट्स आप नहीं लिखें, ठीक है। ज्यादा लेंथी लिखने की ये वजह है कि उनमें हम अपने कीवर्ड को तो टारगेट कर सकते हैं, बट वो पढ़ता नहीं है, कस्टमर पढ़ता नहीं है। अगर हमारी प्रोडक्ट भी परचेज करेगा तो वो इमेजेस से ही परचेज कर लेगा, ठीक है। उसके बाद बैकएंड सर्च टर्म्स की बात करें, बैकएंड सर्च टर्म्स में आप इन्हीं कीवर्ड्स को जो हमारे पास अगर कोई कीवर्ड बच जाते हैं ना लिस्टिंग में यूज करने से, वो आप बैकएंड सर्च टर्म्स में डाल दें। लिस्टिंग की जो हीलियम रेट होता है, हीलियम हेल्थ जो होती है, उससे देखते हैं कितना लेंथी होता है वो। यस जी जी जी, उससे भी देख सकते हैं। हीलियम 10 भी हमें 170 कैरेक्टर तक की कहता है कि अच्छा टाइटल आपका 170 कैरेक्टर। उसके बाद नेबलर्स का क्राइटेरिया देख लें या फिर आप और इधर रिसर्च कर लें तो हमें यही पता चलेगा 140 टू 170 कैरेक्टर्स वाला टाइटल अच्छा टाइटल है, ठीक है। जितना वो लेंथी होता है उतना वो ज्यादा स्कोर कर रहा होता है, तो इसका मतलब इतना लेंथी, जितना लेंथी इतना लेंथी टाइटल स्कोर अच्छा। अगर स्कोर की बात करें तो अच्छे स्कोर इन्हीं कैरेक्टर्स के साथ होता है। जब आप लेंथी करेंगे स्कोर अच्छा नहीं होगा। आप चेक करें, अगर हीलियम 10 की हम बात करें ना तो हीलियम 10 हमें यही कहता है कि जब हम 170 कैरेक्टर से एक्सीड करते हैं तो हमारा स्कोर कम हो जाता है ज्यादा होने के बजाय, जबकि ज्यादा होना चाहिए क्योंकि हम अपने सर्च वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं ज्यादा करने से। बैकएंड जो रिकमेंडेड टाइटल है वो यही है, ठीक है। और कोई कीवर्ड अगर बच जाएंगे वो आप बैकएंड सेक्शन में डाल देंगे, ठीक है। तो अकाउंट लॉगिन है,
जी सेलर सेंटर लॉगिन कर लिया हमने। अब मेन पेज पे आ जाते हैं हम। हमने डमी लिस्टिंग क्रिएट की भी है, वरना स्टार्ट हमने यहाँ से नहीं करना था, ठीक है। जब हम किसी प्रोडक्ट को न्यूली लिस्ट कर रहे होंगे तो फिर कैटलॉग में आएंगे और ऐड प्रोडक्ट्स करेंगे, ठीक है। कैटलॉग में आएंगे फर्स्ट ऑप्शन और ऐड प्रोडक्ट्स करेंगे, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट्स करें। नेट बहुत स्लो चल रहा है हमारा। प्राइवेट लेवल के केस में हम आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन पे क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम बेहतर ये है कि यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट का कीवर्ड लिखते हैं, मेन कीवर्ड लिखते हैं, तो हम सही कैटेगरी तक पहुँच सकते हैं अपनी, ठीक है। अब आप ये है कि ये आपकी कैटेगरी बनती है, ठीक है। इस कैटेगरी को वेरीफाई करने के लिए हम अमेजोन के पेज पे जाएंगे, अपने किसी कंपेटिटर को देखेंगे और उसको चेक करेंगे कि उसने कौन सी कैटेगरी यूज़ की है, ठीक है। उसको चेक करने के लिए हम अमेजोन के पेज पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने अपना कीवर्ड लिखेंगे और ठीक है, ऊपर आ जाए सामने। ठीक है, हमने एक लिस्टिंग को ओपन किया और अब हम यहाँ पे कैटेगरी तक कैसे पहुंचेंगे, ठीक है। हम अपने यूआरएल में जहाँ पे हमारा एसएन खत्म होता है ना, उसके बाद एक ऑब्लिक का साइन है या फिर स्लैश कह लें, उसका साइन है। हमने उससे आगे जितना भी लिखा हुआ है रेफरेंस वो सब रिमूव कर देंगे, ठीक है। रिमूव करके दोबारा एंटर करेंगे उसी यूआरएल पे, फिर हमें जो लिस्टिंग शो होगी उसमें साथ कैटेगरीज भी शो होगी। देख सकते हैं आप, अब यहाँ पे कैटेगरीज आ गई, ठीक है। यहाँ से भी हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हम जिस कैटेगरी में अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हैं वो कैटेगरी सही है कि नहीं, ठीक है। बेहतर ये है कि इसके पास अगर कोई चॉइस अमेजोन चॉइस का बैज है या फिर ये पुराना सेलर है तो उसको टारगेट करें। कोई न्यू सेलर आ सकता है मेरी तरह का, शायद उसे कैटेगरी का खुद भी पता ना हो, ठीक है। किसी पुरानी लिस्टिंग को टारगेट करेंगे हम और उसके बाद यहाँ से हम डिटेल्स प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हमारे केस में लिस्टिंग डमी लिस्टिंग बनी हुई है, हम उसी पे जाते हैं, उसी को एडिट करते हैं दोबारा। जी ब्रांड समटाइम हम रजिस्टर नहीं होते तब भी एरर आता है, समटाइम हम रजिस्टर नहीं होते हम वैसे ही ट्राई करते हैं, हो भी जाता है, ठीक है। उसके लिए ये है कि हम ब्रांड रजिस्ट्री करें और उसके बाद यहाँ पे जब हम लिखते हैं तो हो जाता है। अगर फिर भी वो एरर बाईपास नहीं हो रहा, उस एरर को फिर हम बाईपास करने के लिए लिखेंगे और ये जब एरर आएगा ना, अब एरर आ नहीं सकता अभी, वरना फिर हम उसको बाईपास करने का तरीका भी देख लेते हैं कि उसे बाईपास कैसे करेंगे, ठीक है। तो जब एरर आता है तो हम जाते हैं टॉप पे, एरर खत्म नहीं होता हमसे, तो बार बार ट्राइज करने के बाद वो हमें कहता है कि आप इसका प्रूफ दो। अमेजोन कहता है हमें इसका प्रूफ दो इमेजेस के साथ और बताओ कि आप इस ब्रांड को होल्ड करते हो, ठीक है। लेकिन उस पर स्टिकर ऐसे लगने चाहिए कि स्टिकर परमानेंटली फिक्स्ड है, ठीक है, वरना हमें इशू आएगा। उस पर लगा के इमेजेस हम अमेजोन को सबमिट कर देते हैं। इमेजेस ऐसी होनी चाहिए कि लगे कि ये लाइफस्टाइल मेरे हाथ में है, कहीं भी पड़ी हो प्रोडक्ट इस तरह। अगर मैं इसी ये जो हमारे टेबल है ना लैपटॉप जहाँ पे हम रखते हैं डेस्क, यहाँ पे अगर मैं इमेज लूँगा फिर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मेरी इमेज रिजेक्ट हो जाए। रिजेक्ट इस वजह से होगी कि वो वाइट बैकग्राउंड होगा और वो ये शो करेगा कि कंप्यूटर जनरेटेड इमेज है, ठीक है। अब उसी लिए मैं अपने हाथ में लूँगा, आगे पीछे कोई भी प्रोडक्ट नज़र आ रही हो तो उसमें रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। जेनेरिक में इशू कोई भी नहीं होता, इशू बाद में बनता है। बाद में ये बनता है कि हमारे साथ सेलर्स मीटू कर लेते हैं और हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता कि अब हम अमेजोन से कैसे रिक्वेस्ट करें कि हमें इनसे जान छुड़ा दो हमारी, ठीक है, या इनको रिमूव कर दो हमारी लिस्टिंग से। जी यूपीसी तो प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए बाय करते हैं ना। होलसेल के केस में और प्राइवेट लेवल के केस में अगर आ जाए होलसेल में हमें यूपीसी नहीं बाय करना पड़ेगा, ठीक है।
कोई भी न्यू अगर SKU आपने Amazon पे लिस्ट करना है ना, फिर आपको UPC बाय करना है। होलसेल में ऐसा होता है SKU पहले से लिस्ट होता है, हमने तो जस्ट मीटू करना होता है, अपनी प्राइस सेट करके हम मीटू कर लेते हैं उसके साथ, फिर UPC बाय नहीं करना पड़ता। ठीक है, प्राइवेट लेवल के केस में हमें UPC बाय करना पड़ता है। जेनेरिक पे अगर हम जाते हैं तो हमारा जो ब्रांड नेम होगा वो स्टोर नेम हमारा जेनेरिक जी ब्रांड नेम ये देख रहे हैं, अभी हम जेनेरिक के साथ जा रहे हैं ना, ये लिखा हुआ है जेनेरिक। अगर हम यहाँ पे एज अ ब्रांड लिस्टेड सेलर जाएंगे, फिर हम अपना ब्रांड लिखेंगे यहाँ पे। जब हम कोई लिस्टिंग करते हैं तो उसकी जब हम उसका जो हेडिंग देते हैं, जब हम उसको तो फ्रंट पे हम अपना स्टोर नेम लिखते हैं, तो उसके अंदर जेनेरिक लिखा जाएगा। स्टोर नेम कहाँ पे लिखते हैं हम? वो फ्रंट पे ये हेडिंग वो हम तो नहीं लिखते, वो Amazon देता है। Amazon बताता है कि इसका, वो हमारा स्टोर लिंक होता है और Amazon बताता है कि ये इस प्रोडक्ट को बेचने वाला बंदा ये है। ठीक है, वो हम लिख रहे नहीं होते हैं। ठीक है, या फिर हम सेलर सेंटर जब क्रिएट करते हैं तब लिखते हैं, हर लिस्टिंग के साथ नहीं लिखते हैं, वो सेलर सेंटर क्रिएट करते हुए लिखते हैं। जेनेरिक लिखा होगा, वहां पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम। ठीक है, अभी हम आ गए ना Amazon के पेज पे, अब हम यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स देंगे। सबसे पहले UPC देंगे। ठीक है, UPC दे दिया और उसके बाद यहाँ पे हम टाइटल पेस्ट करेंगे। ठीक है, टाइटल कॉपी किया आपने, पेस्ट किया यहाँ पे लाके। ठीक है, अभी ये डमी लिस्टिंग थी, इसमें एरर भी आ सकता था, बट अभी एरर आया नहीं है। समटाइम ऐसा एरर आ रहा होता है हमें कि हम लिखते हैं और वो कहता है कि एरर कोड 8654, आई थिंक एक कोड मुझे याद है 8541 एक कोड आ रहा होता है हमें। ठीक है, उस कोड में अक्सर हम फंस जाते हैं, उसको कैसे बाईपास करें। ठीक है, उसको बाईपास करने का जो सोल्यूशन है वो इजी वे ये है कि आप सारे उसमें हम जब कीवर्ड्स कोई भी ऐड कर रहे होते हैं ना, वो नहीं जा रहा होता, उसका बेहतर हाल ये है कि हम Amazon में ही जाके उसको रिमूव कर दें। ठीक है, वो कैसे करेंगे, हम इस सारे टाइटल को रिमूव करके एक कीवर्ड छोड़ देंगे। ठीक है, सारे टाइटल को रिमूव करके एक कीवर्ड छोड़ के अपनी लिस्टिंग को सेव कर देंगे। ठीक है, जैसे ही लिस्टिंग सेव करेंगे Amazon के डेटाबेस में हमारी चेंजेस सेव हो जाएंगी, हमारी लिस्टिंग इस एक कीवर्ड के नाम से शो होगी, Amazon के पेज पे हम एक कीवर्ड से शो हो रहे होंगे। ठीक है, फिर हमने जो अपना नया टाइटल इसमें ऐड करना है, हम अपना वो टाइटल ऐड करेंगे, इस कीवर्ड को यहीं पे रखेंगे, उस टाइटल को ऐड कर देंगे। ठीक है, टाइटल को ऐड करने के बाद ये एक कीवर्ड रिमूव कर देंगे, फिर दोबारा ऐसे सेव करेंगे, हमारा टाइटल सेव हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई इशू है तो वही ट्राई कर लें इंशाल्लाह। मैं रिवाइज करता हूँ। समटाइम्स यहाँ पे जो पुराने बैठे होंगे ना, जो अकाउंट्स पे काम कर रहे हैं, समटाइम्स हमें 8541 एक एरर है वो आ रहा होता है। वो इस वजह से आ रहा होता है कि हम डमी लिस्टिंग बनाते हैं या फिर लिस्टिंग न्यू बना रहे होते हैं, लेकिन जब हम कोई टाइटल लगा रहे होते हैं वो कहता है कि ये जो टाइटल आप इस SN के अगेंस्ट या इस UPC के अगेंस्ट आप टाइटल लिख रहे हो, ये टाइटल सही नहीं है, या इस टाइटल में चेंजेस करो। चेंजेस करने के लिए डमी लिस्टिंग के केस में तो ऐसा होता है कि हमें पिछला टाइटल चेंज करना पड़ता है, समटाइम न्यू भी आ जाता है, उसमें भी हम ऐसे करेंगे, एक या दो कीवर्ड्स के साथ उसको सेव कर देंगे उस लिस्टिंग को। ठीक है, लेट्स से इसमें एरर आ रहा है ना, एम्ब्रॉयडरी किट फॉर बिगिनर्स के आगे मैं लिखता हूँ कोई भी, तो वो कहता है नहीं आप इसको, ये गलत है या इस तरह कुछ एरर है। उसको ऐसा करेंगे, हम इन दो ही कीवर्ड्स के साथ इस लिस्टिंग को सेव कर देंगे। ठीक है, दो के साथ सेव कर देंगे और उसके बाद दोबारा हम इस लिस्टिंग को 15 मिनट के बाद एडिट करेंगे। ठीक है, मैनेज इन्वेंटरी के टैब में आके एडिट किया और इन दो कीवर्ड्स को यहीं पे रहने देंगे, अपना बाकी सारा टाइटल इसमें लगा देंगे। ठीक है, सारा टाइटल लगा के सेव कर दिया इसको हमने। ठीक है, सेव किया और उसके बाद दोबारा 15 मिनट के बाद या फिर 5 मिनट के बाद आए और इन दो को रिमूव कर दें। ठीक है, एरर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अपना टाइटल हमने ऐड किया बगैर किसी इशू के और ब्रांड हमारा जेनेरिक था। ठीक है, हमने लिख लिया और उसके बाद मैन्युफैक्चरर का पूछ रहा है, कुछ भी लिख रहे हैं इसमें आप। ठीक है, हम समटाइम अपने सेलर से, सप्लायर से पूछ के लिख रहे होते हैं कि मैन्युफैक्चरर आपका नाम वगैरह क्या, कुछ भी लिख दें। देखिए मैंने रैंडम लिखा है, अब इसी के साथ मैं जा रहा हूँ, ये मैंडेटरी है। ठीक है, जिनके साथ स्टैटिक्स होते हैं वो मैंडेटरी है, वो हम स्किप नहीं कर सकते। अब मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर, हम अपने सप्लायर से पूछ रहे होते हैं, वो कह रहा होता है पार्ट नंबर, तो हमें भी नहीं पता है क्या चीज़ है। ठीक है, इसका भी आप ऐसे करें SK 1 2 3 कुछ भी लिख लें आगे। ठीक है, पार्ट नंबर का अगर पता नहीं है, उसके बाद मॉडल नंबर क्या है, मॉडल नंबर बताओ, सप्लायर को भी नहीं पता होगा मॉडल नंबर क्या है, हमें भी नहीं पता होगा, हम कुछ भी लिख देते हैं, इसका मॉडल नंबर ये है। ठीक है, पूछ रहे हैं कि प्रोडक्ट एक्सपायरेबल है, हमने कहा नो प्रोडक्ट इज नॉट एक्सपायरेबल। अब यहाँ पे आके अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, आप Amazon के पेज पे 3-4 जगह पे आगे नंबर ऑफ आइटम्स, पहले 2 ही जगह पे होता था। ठीक है, अब 3-4 जगह पे Amazon पूछता है। नंबर ऑफ आइटम्स में बेहतर ये है कि आप इस क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करें और उसके बाद Amazon आपको बताएगा कि नंबर ऑफ आइटम्स हैं कौन से एक्चुअली। ठीक है,
क्वेश्चन मार्क में अमेज़न हमें बता रहा है नंबर ऑफ आइटम्स दैट आर इंक्लूडेड इन द प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं, हमारे केस में देखेंगे हम कितने हैं, ठीक है, वो इधर लिख देंगे, लिख दिया हमने। उसके बाद क्या है, कंट्री ऑफ ओरिजिन बताओ कि प्रोडक्ट बनी कहाँ पे है, ठीक है। कंट्री ऑफ ओरिजिन हमारे केस में चाइना है, चाइना से हमने सोर्सिंग की है। उसके बाद आइटम की डायमेंशन बता दो, स्किप भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं, ठीक है। अगर स्किप कर देते हैं फिर भी कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट नहीं है इसके साथ। आइटम टाइप नेम, ये नया अमेज़न ने ऐड किया आइटम टाइप नेम, पहले नहीं होता था ये। आइटम टाइप नेम में आप अमेज़न अपना मेन कीवर्ड लिखते हैं या कोई भी कीवर्ड लिखते हैं, ठीक है, इसका भी कोई ऐसा इशू नहीं है। और जिनके साथ स्टैटिक नहीं हो स्किप भी कर सकते हैं। साइज मैप, मैप का हमें पता नहीं है, साइज मैप का स्किप कर देते हैं। कलर लिखते हैं, लिखेंगे तो जो हमारा कस्टमर आ रहा होगा उसको क्लैरिफाई हो जाएगा कि मैं क्या चीज़ परचेज करने जा रहा हूँ, ठीक है। कलर हम अगर लिख देंगे, ठीक है, अगर हमारी मल्टीपल कलर्स हैं तो आप वो भी ऐड भी कर सकते हैं या लिख भी सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद पूछे नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं। अब नंबर ऑफ बॉक्सेस हमें तो नहीं पता कौन से बॉक्सेस, हमने क्वेश्चन मार्क पे क्लिक किया और फिर अमेज़न ने हमें बताया कि प्रोवाइड द नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट ठीक है, कि जो प्रोडक्ट शिप होंगे, हमारे केस में एक ही है, ठीक है, एक ही कर देंगे। आगे चले नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे आए और ये कह रहा है वेरिएशन का बताओ। हमारे प्रोडक्ट में तो कोई भी वेरिएशन नहीं है, ठीक है। अगर प्रोडक्ट में वेरिएशन होंगी तो फिर हम वेरिएशन को ऐड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। वेरिएशन है नहीं है, अगर आगे कहीं हुए तो इंशाल्लाह हम वेरिएशन का भी एक सेशन रख लेंगे, वेरिएशन कैसे ऐड करनी है प्रोडक्ट में, ठीक है। उसके बाद हम ऑफर्स के टैब में आए। ऑफर्स के टैब में पूछे हमसे सेलर SKU, ठीक है। सेलर SKU ये है कि जो एक दफा हम लिख लेते हैं ये चेंज नहीं होता, बाद में चेंज हो भी जाता है, ठीक है। चेंज लिस्टिंग को एडिट कर रहे हैं हम, बाद में चेंज नहीं हो रहा। इसी एसएन को हम दोबारा जब लिस्ट करेंगे ना, समटाइम इसकी लिस्टिंग हम डिलीट करेंगे, इस एसएन को फिर हम दोबारा लिस्ट कर लेंगे, फिर हम SKU चेंज कर सकते हैं। बट जब तक ये एसएन या फिर ये SKU हमारे सेलर सेंटर में ये चेंज नहीं होगा SKU, ठीक है। अगर ये चेंज करना है तो फिर लिस्टिंग को डिलीट करके दोबारा उसी एसएन के अगेंस्ट लिस्ट करनी है प्रोडक्ट, ठीक है। अगर हम ये स्किप कर देते हैं तो ये अमेज़न खुद से जनरेट कर देगा। अगर आपकी सेलर सेंटर में ढेर सारी प्रोडक्ट्स हैं फिर बेहतर ये है कि आप इसे किसी SKU के साथ लिस्ट करें अपनी प्रोडक्ट को, ताकि आप बाकी में डिफरेंशिएट कर सकें हमारी प्रोडक्ट कौन सी है, ठीक है। तो उसके बाद प्राइस का पूछ रहा है, यहाँ पे तीन ब्लॉक्स हैं, ठीक है। एक पूछ रहा है यूर प्राइस, सेल प्राइस, लिस्ट प्राइस, ठीक है। यहाँ पे आगे अक्सर समटाइम न्यू बंदा है, न्यू सेलर है, वो कंफ्यूज हो जाता है यूर प्राइस लिस्ट प्राइस क्या है, ठीक है। अब सेल प्राइस, यूर प्राइस वो प्राइस होगी कि जो आपकी लिस्टिंग में टॉप पे शो हो रही होगी, ठीक है। आपकी लिस्टिंग में कोई अमेज़न की लिस्टिंग ओपन करो, ये ओपन करते हैं, इसके बाद एक सेव वैल्यू ओपन करें। ये जो प्राइस है ये यूर प्राइस होगी हमारी, ठीक है। यूर प्राइस और लिस्ट प्राइस, पहले लिस्ट प्राइस होता था, अब यूर प्राइस भी अमेज़न ने ऐड कर दिया। पहले ये 3 कॉलम नहीं होते थे, थोड़ा सा पीछे चले जाए ना, 4 महीने पीछे चले जाए, तब ये नहीं होते थे, अब अमेज़न ने 3 ऐड कर दी। ये हमारी आ गई ये यूर प्राइस। अब और भी प्रोडक्ट ओपन करना चाहूँ, और नीचे आ जाओ, अब ये ठीक है। अब ये कह रहा है कि यूर प्राइस में हमारी प्राइस थी, ठीक है, जो अब ये हो गई है, ठीक है। ये यूर प्राइस, ये लिस्ट प्राइस थी जो कट की यूर प्राइस में आ गई है। और सेल का ये जो आपको साथ -30 नजर आ रहा है, ठीक है। ये उधर एक लिखा होता है, एक कॉलम था सेल प्राइस का भी, ठीक है। सेल प्राइस में हमने ये ऐड कर दिया था, ठीक है। आपको ये पता चल रहा है कि हमें -30 ऑफ हो गया इस प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। ये 3 कॉलम ये शो करते हैं। अगर आप इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ेंगे तो फिर आपकी ये प्राइस शो होगी या फिर ये प्राइस शो होगी, ये दोनों एक ही है। अब देखिए इसको पता करने के लिए हम क्वेश्चन मार्क पे जाते हैं, देखते हैं अमेज़न क्या कह रहा है, ये प्राइस कौन सी है, ये प्राइस कौन सी है। अमेज़न कहता है कि आपको 18 डिजिट्स कॉमास एंड करेंसी सिंबल कैन नॉट बी यूज्ड। इसमें ठीक है, ये जो लिस्ट प्राइस है, अब अमेज़न कह रहा है आपकी लिस्ट प्राइस वो प्राइस होगी जिसमें आपका टैक्स वगैरह सब इंक्लूड होगा, ठीक है। प्रोडक्ट प्राइस अलग है, लिस्ट प्राइस अलग हो गया, ठीक है। लिस्ट प्राइस वो कर दिया अमेज़न ने, समटाइम हमारी प्रोडक्ट FBA हम कर रहे होते हैं और उसमें शिपिंग चार्जेस कोई भी नहीं होते, ठीक है।
कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं उनमें शिपिंग चार्जेस भी होते हैं जो FPM कर रहे होते हैं समटाइम, ठीक है। FPM वाली प्राइस उधर शो होगी और FPM के केस में ये जो लिस्ट प्राइस वाला है, ठीक है, FBA के केस में एक ही प्राइस होगी हमारी, और ये बताता है कि आपने सेल प्राइस जो आपने लगाई है वो शुरू कब से होनी चाहिए, खत्म कब तक होनी चाहिए, ठीक है। आइटम की कंडीशन हमारे केस में न्यू है, हम न्यू यूज करेंगे। नीचे आ जाए, ठीक है। मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी, समटाइम हम चाहते हैं कि हमारी इन्वेंट्री कम है या फिर कोई भी जी। And ये prices are fixed करते हैं, same price नहीं, list price और your price. लिस्ट प्राइस वो प्राइस है जिसमें हमारे टैक्सेस वगैरह इंक्लूड होते हैं, ठीक है, और यूर प्राइस भी सेम ही है, बट FPA और FPM के केस में ये चेंज हो जाती है, ठीक है। FPM में लिस्ट प्राइस और यूर प्राइस चेंज हो सकती है, बट FPA में नहीं होता ऐसे, ठीक है। FPA में इसलिए नहीं होता, FPM में हम लिस्ट प्राइस में शिपिंग चार्जेस भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। उसमें ये होगा कि योर प्राइस और प्राइस है, उसके बाद लिस्ट प्राइस में Amazon अपने टैक्स वगैरह इंक्लूड कर देगा, कहेगा आपको ये प्रोडक्ट इतने की पहुंचेगी, ठीक है। और उसके बाद हम चाहते हैं कि कोई भी कस्टमर हमारी प्रोडक्ट को कोई अगर हम लिमिट लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, ठीक है। इतने यूनिट से ज्यादा ना ऑर्डर करें, 2 यूनिट से ज्यादा, 4 यूनिट से ज्यादा, ठीक है, उसमें हम ये यूज कर सकते हैं। नीचे आ जाए, ठीक है। बाकी कोई इसमें ऐसा इंपॉर्टेंट कोई भी नहीं है प्राइस में। हाँ, ये एक आ रहा होता है समटाइम्स के आप अगर डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में सेल कर रहे हैं सेम प्रोडक्ट, फिर Amazon कहता है कि आप कैनेडियन मार्केट प्लेस में आपकी क्या प्राइस होनी चाहिए, मैक्सिको में क्या होनी चाहिए, UK में क्या होनी चाहिए, यहाँ पे अपनी अपनी प्राइसेस ऐड करें, वहाँ पे शो हो जाए, ठीक है। कंप्लायंस में आगे हम कंप्लायंस में ऐसा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में हम यूज करते हैं इस टैब को, बाकी इस टैब में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम यूज करें। ये पूछता है बैटरी की कंपोजिशन क्या है, बैटरी के स्टोरेज वगैरह, ये सब कुछ। एक इसमें कॉलम और होता है वो मैंडेटरी होता है, बट है नहीं हमारी प्रोडक्ट के केस में, नहीं है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करती है, ठीक है। ये चीजें आगे चलते हैं नेक्स्ट टैब पे। इमेजेस में वो कह रहे हैं कि इमेजेस ऐड करें अपनी प्रोडक्ट की, अभी हमारी इमेजेस रेडी नहीं हुई हैं तो हमने एक इमेज ऐड कर दी है, तो बाकी इमेजेस आगे चल के ऐड करेंगे। उसके बाद कह रहे हैं डिस्क्रिप्शन ऐड करें। डिस्क्रिप्शन में हमने देखा था कि डिस्क्रिप्शन 1000 to 2000 तक होने चाहिए कैरेक्टर्स डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन हमने ऐड कर दी अपनी प्रोडक्ट की। डिस्क्रिप्शन बेहतर रहता है कि हम HTML डिस्क्रिप्शन ऐड करें, ठीक है। HTML डिस्क्रिप्शन ऐड करें। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लिस्टिंग अपनी डिस्क्रिप्शन को ऐड करते हैं ना, अभी ये ऊपर चले जरा, ये बुलेट पॉइंट से नीचे आ जाए। अभी ये डिस्क्रिप्शन है ना, यहाँ पे बना हुआ है, ये एक हेडिंग बनी हुई है, दूसरी हेडिंग बनी हुई है, तीसरी। अभी मैं इसी तरह जाके Amazon में डालूंगा ना, ये एक पैराग्राफ में शो हो रही होगी मुझे, Amazon के पेज पे हम जब जाके देखेंगे, ठीक है। ये अगर मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल इसी तरह Amazon पे भी शो हो कस्टमर को, बिल्कुल हेडिंग्स बनी हुई हो, फिर मुझे यूज करनी पड़ेगी इस तरह की डिस्क्रिप्शन। मैं इस तरह की डिस्क्रिप्शन दूंगा और फिर Amazon इसे चेंज करके दूसरी डिस्क्रिप्शन में शो करेगा, ठीक है। अब ये जनरेट कहाँ से होगी, कुछ अगर न्यू बच्चे हैं उनके लिए बता देते हैं। हम गूगल पे जाते हैं और HTML डिस्क्रिप्शन को अपनी जनरेट करते हैं। हम गूगल पे आए, हम लिखते हैं Amazon HTML डिस्क्रिप्शन, इतने ही लिख लें बहुत है। Amazon HTML डिस्क्रिप्शन हमने लिखा और यहाँ पे डिफरेंट साइट्स शो हो रही है जिनको हम यूज कर सकते हैं। हम सेलर ऐप को यूज करते हैं अपने HTML डिस्क्रिप्शन को जनरेट करने के लिए, ठीक है। सेलर ऐप पे हम आए, कहते हैं क्रिएट HTML प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। ये होगी हमारी बाद वाली डिस्क्रिप्शन HTML और वो हमारी वो डिस्क्रिप्शन होगी जो अभी हमने रेडी की है खुद, ठीक है। यहाँ पे लाएं अपनी डिस्क्रिप्शन साउंड, हमने अपनी डिस्क्रिप्शन को कॉपी किया और अब हम जाएंगे उस पेज पे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे इसे, ठीक है। पेस्ट किया और ये हमारी HTML डिस्क्रिप्शन रेडी हो गई है, ठीक है। इसे कॉपी करेंगे, कॉपी HTML कोड, और जाके Amazon की डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर पेस्ट कर दिया हमने HTML डिस्क्रिप्शन को, और उसके बाद कहता है की प्रोडक्ट फीचर्स। की प्रोडक्ट फीचर्स जिनको हम बुलेट पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। की प्रोडक्ट फीचर्स वो होते हैं 5 की प्रोडक्ट फीचर्स हम ऐड कर देते हैं। एक जरा सामने
हमने अपने बुलेट पॉइंट्स इसमें ऐड कर दिए और हमें एक यहाँ पे वार्निंग एक शो हो रही है, ठीक है। ये भी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करती है, हर प्रोडक्ट के साथ नहीं आपको शो होगी, ठीक है। इसमें आपने नो वार्निंग एप्लीकेबल हमने लगा दिया और फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें कह रहा है कि आपने कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना है जो आपके प्रोडक्ट को परचेज करे, क्योंकि जब हम अकाउंट्स वगैरह बना रहे होते हैं फेसबुक पे, इधर उधर गूगल पे, वो हमसे पूछता है जेंडर क्या है, ठीक है। जब हम उसमें ऐड करते हैं तो हमारा डेटाबेस सेव हो जाता है उसमें। इसी तरह ऑडियंस अपने डेटाबेसिस को सेव करवाती है, अमेजोन को पता चल जाता है कि ये इसको यूज़ करने वाला, इस फ़ोन को या लैपटॉप को यूज़ करने वाला कौन है, ठीक है। तो इस तरह वो अमेजोन टारगेट करता है उसको, ऑडियंस को। हम यहाँ पे लगा दें वुमेन्स लगा दें, 1.5 से 2-3 लगा दें। ये भी हमने प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ऐड करना है, ठीक है। हमारी प्रोडक्ट किन लोगों से रिलेट करती है, वुमेन से, मेन से, उस हिसाब से हम इन्हें टारगेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद सर्च टर्म्स आ जाती हैं, सर्च टर्म्स ऐड कर देते हैं। सर्च टर्म में हम डबल कीवर्ड्स को या फिर सेम कीवर्ड्स को रिपीट करने से बचाने के लिए हम ऐसा करते हैं कि फ्रैंकेस्टाइन हीलियम 10 का एक टूल है, ठीक है। हम उसे यूज करेंगे और जो कॉमन है उन्हें रिमूव कर देंगे, जो डुप्लीकेट है उन्हें रिमूव कर देंगे, फिर हम अपने सर्च टर्म में ऐड कर देंगे जो भी कीवर्ड्स ऐड करने होंगे, ठीक है। लिस्टिंग क्रिएशन हमारी हो गई और अब नेक्स्ट हमारा शिपमेंट प्लान क्रिएशन है। ठीक है, 15 मिनट के बाद ये लिस्टिंग हमारी अमेज़न के पेज पे डिस्प्ले हो जाएगी कस्टमर को। अब हम शिपमेंट प्लान की तरफ आ जाते हैं। शिपमेंट प्लान हमने क्रिएट कर लिया, बट हर स्टेप को हमने रिकॉर्ड किया अच्छी तरह से ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। क्रिएट इसलिए कर लिया क्योंकि हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया और लेबल शेयर करने थे सप्लायर को। लेबल शेयर करने के लिए शिपमेंट प्लान क्रिएट करना पड़ा, ठीक है। लेकिन हम उसे डीप देखते हैं जाके। शिपमेंट प्लान क्रिएट करने के लिए हम मैनेज इन्वेंट्री में आ गए अपनी, ठीक है। मैनेज ऑल इन्वेंट्री में, और वहाँ पे नीचे मल्टीपल लिस्टिंग शो हो रही होती है, बट हमारा कंसर्न इस लिस्टिंग के साथ है। इस पे आए, थोड़ा सा ऊपर करें, ठीक है। अब शिपमेंट प्लान क्रिएट करने के लिए दो जगह से हम क्रिएट कर सकते हैं। एक तो चेक मार्क करके यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा 1 एक्शन सिलेक्टेड, यहाँ से हम जा सकते हैं, और एक एडिट के साथ ड्रॉप डाउन एरो शो हो रहा होगा, ठीक है, वहाँ से भी हम जा सकते हैं। लेट्स से मैंने ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक किया और उसके बाद मुझे ये पेज शो हो रहा होगा, ठीक है। ये किधर करना था लेकिन उधर कर दिया, हम इधर पहुंच गए, ठीक है। ये नीचे इसने डिफरेंट ऑप्शंस शो कर दिया हमें, कहता है कि डिफरेंट ऑप्शन है, बट हमारे रिलेटेड आइटम ये ऑप्शन ये है कि सेंड रिप्लेनिश इन्वेंटरी, ठीक है। इस ऑप्शन पे हमने क्लिक किया, फिर हमारे सामने ये पेज शो हो जाएगा। हम इस पेज पे पहुंच जाएंगे। इस पेज पे पहुंच के स्टार्ट हमने यहाँ से करना है कि हम सबसे पहले शिप फ्रॉम का एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। शिप फ्रॉम का एड्रेस कोई भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। समटाइम्स 3PL का लिखते हैं हम, समटाइम्स सप्लायर का लिखते हैं, सेम भी रह सकता है। प्रोडक्ट चाइना से है, UAE का एड्रेस भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें, ठीक है। हमने शिप फ्रॉम का एड्रेस लिखा अपने सप्लायर से लेके, और उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि डेस्टिनेशन तो ये ऑटो सेव होगी। उसके बाद हमसे पूछेगा कि इंडिविजुअल यूनिट से या फिर केस पैक टेम्पलेट से। नीचे आ जाए नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके बाद हमारे सामने ये पेज आ जाएगा, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि इंडिविजुअल यूनिट से या केस पैक टेम्पलेट। इंडिविजुअल यूनिट्स और केस पैक टेम्पलेट में डिफरेंस क्या है, ठीक है, देखना ये। अब इंडिविजुअल यूनिट्स जो होते हैं उस केस में ये होता है कि अगर हमारे पास एक केस है या एक कार्टन है, ठीक है, एक कार्टन में 10 यूनिट्स हैं और दूसरे कार्टन में 5 यूनिट्स हैं, ठीक है। फिर हम सेलेक्ट करेंगे इंडिविजुअल यूनिट्स। इंडिविजुअल यूनिट्स जैसे नाम हमें बता रहे हैं, इंडिविजुअल हर अलग अलग या फिर एक के लिए यूज करते हैं इंडिविजुअल। हम सेलेक्ट करते हैं और फिर हमें ये आगे डिफरेंट ऑप्शंस देगा। हम जब हम कहेंगे कि एक कार्टन में 5 यूनिट है, दूसरे में 10 है। अगर हम केस पैक टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे तो फिर हम कह देंगे कि सब कार्टन में सेम है, या फिर अगर वेरिएशंस होंगी या फिर डिफरेंट यूनिट्स होंगे मल्टीपल कार्टन में, फिर हम इंडिविजुअल यूनिट सेलेक्ट करेंगे। या फिर अगर वेरिएशंस नहीं है और सब कार्टन सेम है, फिर हम केस पैक टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है।
हमने केस पैक टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि हमारे 2 ही कार्टन से 200 यूनिट से 100 यूनिट एक कार्टन में, ठीक है। केस पैक टेम्पलेट सिलेक्ट किया और उसके बाद ये पेज हमारे सामने शो हो गया। उसके बाद अमेज़न अब पूछ रहा है कि प्रेप, मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा, पूछ रहा है कि प्रेप एंड लेबलिंग डिटेल्स नीडेड, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे, फिर हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। उसमें हमने सिलेक्ट किया कि इसको थोड़ा सा zoom out करें। हमने इन्हें बताया कि इस प्रोडक्ट को कोई भी प्रेप की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑलरेडी अगर तो ये कि प्रोडक्ट हम शिप कर देते हैं, हमारी इन्वेंटरी यूएस में पड़ी हुई, यूएस से शिप कर देते हैं और उस प्रोडक्ट को कोई प्रेप की जरूरत है। लेट्स से ये कोई ग्लास की बोतल है, ठीक है, और हमें लगता है कि ये टूट जाएगी, ठीक है, कस्टमर को शिप होने तक। हम कहेंगे कि प्रेप नीडेड सिलेक्ट कर लेंगे, फिर ठीक है, कहेंगे हम अमेज़न को कि इसको बबल रैप कर दो या कुछ भी कर दो कि टूट ना जाए कस्टमर तक पहुंचने तक, ठीक है। हम नहीं करते तो फिर हम कहेंगे नो प्रेप नीडेड। नहीं करते किस केस में? क्योंकि हम समटाइम जब चाइना से इन्वेंट्री शिप कर रहे होते हैं तो सारी इन्वेंट्री ओके होती है, लेबल भी हम लगवा लेते हैं सप्लायर से, सब कुछ करवा लेते हैं, फिर हम करेंगे नो प्रेप नीडेड, ठीक है। जरूरत थी फिर तो सच बोलना जरूरी है, हुआ था। फिर उसको आगे चल के अगर ये देखें, अभी हमने इस ऑप्शन को अगर नो प्रेप नीडेड भी सिलेक्ट किया ना, आगे अमेज़न हमें ये ऑप्शन रिपीट करता रहेगा। शिपमेंट प्लान एक ऐसी चीज है जिसमें आपको अमेज़न बार बार बताएगा, ये ऑप्शन है, इसको एंड तक आपको बताएगा। आपने नाम चेंज करना है शिपमेंट का, कॉन्टेंट्स देखने, कुछ भी करना है, आप एंड तक देख लें। अगर फिर भी नहीं तो फिर हम उसे डिलीट करके नया शिपमेंट प्लान बना देंगे। डिलीट नहीं होता, सॉरी, शिपमेंट प्लान, नया शिपमेंट प्लान बना देंगे, कोई मसला नहीं है। अमेज़न वेट करता रहेगा, इन्वेंट्री नहीं पहुंचेगी, शिपमेंट प्लान ही खत्म, बंद कर देगा शिपमेंट को, ठीक है। नया शिपमेंट प्लान बना देंगे। फिर भी याद नहीं रहता, इन्वेंट्री पहुंच जाती है अमेज़न वेयर हाउस, फिर केस ओपन करना पड़ेगा अमेज़न। आपके साथ ऐसा हुआ कि आप भूल गए, हमारे साथ ऐसा भी हुआ, इन्वेंट्री पहुंच गई अमेज़न वेयर हाउस, फिर जाके पता लगा कि लेबल्स उल्टे लग गए प्रोडक्ट पे, फिर केस ओपन किए, इन्वेंट्री विड्रॉ करवाई, ठीक है, ओके। हमने नो प्रेप नीडेड किया और नेक्स्ट सेव करके आगे चले गए। नेक्स्ट हम ये देखें, फिर अमेज़न कह रहा है, देख लो भाई, दोबारा देख लो, कोई गलती तो नहीं होगी, ठीक है। गलती कोई भी नहीं हुई और हमने अमेज़न को बता दिया 200 यूनिट से केस पैक टेम्पलेट है। हाँ, केस पैक टेम्पलेट हमने तो इंडिविजुअल यूनिट सेलेक्ट किया हुआ है, हमने बात की थी केस पैक टेम्पलेट की। अगर हमें पता है कि हमारे दोनों कार्टन में सेम यूनिट्स हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट भी सेम है, फिर हम इंडिविजुअल यूनिट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर डिफरेंट होते तब भी इंडिविजुअल यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं। इन्वेंट्री थोड़ी थी, फिर हमने इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। हमें बताया जी रेडी टू पैक है, ओके करें, नेक्स्ट। हमें ये स्लाइड शो हो गई, हम इस पेज पे पहुंचे और अमेज़न कहता है कि आप अपने यूनिट्स बताओ, कितने यूनिट्स हैं। ये तो हमने इंडिविजुअल सिलेक्ट किया था ना, तब अमेज़न पूछ रहा है। अमेज़न पूछेगा कितने यूनिट्स हैं, अगर ये केस पैक टेम्पलेट होता फिर केस पैक टेम्पलेट हो गया। ये तो आगे पीछे हो रही है चीजें। केस पैक टेम्पलेट है अमेज़न को हमने बता दिया 200 यूनिट्स हैं, ठीक है। रेडी टू पैक की हमने, ठीक है। उसके बाद अमेज़न पूछता है कि अगर आप इन्वेंट्री पैक कर रहे हैं तो आप ये बता दें कि आपको कितने कार्टन जरूरत पड़े या पड़ेंगी, ठीक है। हमने अमेज़न को बताया कि हमें मल्टीपल कार्टन जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मल्टीपल बॉक्सेस विल बी नीडेड या ऐसा कुछ लिखा होगा, ठीक है। अब अगर हमारी ऐसा होगा कि एक ही कार्टन है, उसी में सारे यूनिट्स पैक हैं, फिर हम करेंगे एवरीथिंग विल बी फर्स्ट वन ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। हमें मल्टीपल कार्टन जरूरत है, हमने ये सिलेक्ट किया और नेक्स्ट मूव करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम इस पेज पे पहुंच जाएंगे और अमेज़न हमें पूछेगा कि आपने क्या डिटेल्स कैसे अमेज़न को देनी है, ठीक है। अमेज़न को डिटेल कैसे प्रोवाइड करेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे 2-3 ऑप्शन होते हैं, एक वाया वेब फॉर्म, ठीक है, एक वाया एक्सेल फाइल के थ्रू हम अपलोड कर सकते हैं, और एक फॉर्मेट और होता है वो हम सेव ना कर सके। लेकिन हमारे केस में ऐसा है कि हमने वेब फॉर्म के थ्रू जाना है आगे, ठीक है। वेब फॉर्म के थ्रू आगे गए और हमने अमेज़न को बताया कि कहता है अमेज़न एग्जैक्ट नंबर की जरूरत नहीं है, लेकिन आप बता दें बॉक्सेस कितने जरूरत है, ठीक है। हमने बताया हमें 2 बॉक्सेस जरूरत है। ओपन वेब फॉर्म किया हमने, हमारे सामने वेब फॉर्म खुल गया, ठीक है। फिर हमने अमेज़न को बताया कि हमारे पास 200 यूनिट्स हैं, बाकी कितने कार्टन वगैरह जरूरत है, कार्टन की डायमेंशन वगैरह सब कुछ हमने अमेज़न को अब बताना है। अब वेब फॉर्म ओपन हुआ है, ठीक है। हमने एक कोशिश करनी है कि हम अपनी डायमेंशन देख के लिखें, ठीक है।
देख के अगर नहीं लिखेंगे तो इशू नहीं होगा। अगर इशू किस केस में नहीं होगा कि अगर हम सप्लायर के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है, हम सप्लायर से डीडीपी ले रहे हैं, अगर अमेजोन हमारी इन्वेंट्री को पिकअप करेगा और लेके जाएगा फिर इशू हो सकता है, क्योंकि फिर उसने इन्हीं डायमेंशन की बेस पे हमारी शिपिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अगर डायमेंशन बड़ी होंगी तो शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा बन जाएगी हमारी, ठीक है। तो हमने अमेजोन को कहा ये सारी डिटेल्स ओके और आगे फिर कंफर्म किया हमने। अब नेक्स्ट पेज पे हमने पहुंचे और अमेजोन पूछ रहा है हमसे कि आपने इन्वेंट्री शिप किस डेट को करनी है, ठीक है। हमने अगर हम चाइनीज सप्लायर से कर रहे हैं तो एक हफ्ता आगे की डेट लगा लें, ठीक है। अगर सप्लायर ही डीडीपी कर रहा है तो इस डेट का कोई ऐसा इशू नहीं है, इसके थ्रू आपका शिपमेंट प्लान आगे क्लोज होगा इस डेट के थ्रू, ठीक है। कोशिश करें थोड़ा सा आगे की डेट डाल दें, ठीक है, तो हफ्ता 2 हफ्ता आगे की डेट डाल दें यहाँ पे। उसके बाद हमें ऑप्शन 2 शो हो रहे हैं, एक एसपीडी शो हो रहा है और एक एलटीएल शो हो रहा है। हमारे केस में क्या होगा, हमारे केस में एसपीडी होगा। एसपीडी स्टैंड्स फॉर स्मॉल पार्सल डिलीवरी, ठीक है। एलटीएल स्टैंड्स फॉर लेस देन ट्रक लोड, ठीक है। लेस देन ट्रक लोड और स्मॉल पार्सल डिलीवरी क्या है? स्मॉल पार्सल डिलीवरी अगर ये 12 बॉटल्स एक कार्टन में पैक कर ली जाए ना, ये स्मॉल पार्सल डिलीवरी में आएंगे, ठीक है। नाम से पता चल रहा है स्मॉल पार्सल, ठीक है। अगर इन्हीं बॉटल्स का हमने अक्सर देखा होगा, बाहर से कोई गाड़ी वगैरह गुजर रही होती है और उनपे ढेर सारी बॉटल्स को रैप अप किया होता है, उन्हें एक पूरा पैलेट एक बना होता है, ठीक है। नीचे लकड़ी का बना होता है, उसके ऊपर बॉटल्स होती हैं ढेर सारी, उसे कहते हैं पैलेट, ठीक है। वो फिर हम अगर हमारी ढेर सारी होगी तो फिर हम पैलेट्स में जाएंगे, ठीक है। हमारे केस में छोटा सा एसपीडी हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अमेजोन पूछ रहा है देख लो भाई सारी चीजें यही है कि कुछ चेंज करनी है, ठीक है। चेंज कुछ भी नहीं करना, नेक्स्ट स्टेप पे गए हम। अब अमेजोन ने ये नया ऐड कर दिया, पहले ये नहीं था, ठीक है। ये एक कॉलम नया ऐड कर दिया अमेजोन ने। अमेजोन हमसे पूछ रहे हैं जी कि ये ऑप्शन क्यों नहीं है ब्लू, इसे भी ब्लू होना चाहिए था। ये ऑप्शन इसलिए ब्लू नहीं है कि अमेजोन चाइना से लेके यूएसए तक सर्विस ही नहीं प्रोवाइड कर रहा। चाइना से यूएसए अमेजोन सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहा, वरना वो ऑप्शन भी ब्लू होता है जिस तरह ये है। अमेजोन कहता है आपके पास जस्ट एक ही कंडीशन है कि आप नॉन अमेजोन पार्टनर कैरियर के थ्रू जा सकते हैं, अमेजोन पार्टनर कैरियर के थ्रू नहीं जा सकते। इसलिए नहीं जा सकते, अमेजोन शिपिंग नहीं प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, चाइना टू यूएसए, ठीक है। हमने अमेजोन को कह दिया कि हम अमेजोन नॉन पार्टनर कैरियर के थ्रू जा रहे हैं। अमेजोन कहता है कि कैरियर बताओ कौन सा आपका, ठीक है। कैरियर फेडेक्स हो सकता है, डीएचएल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। हमने कहा जी हमारा कैरियर अदर है। अदर हमने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि फ्रेट फॉरवर्डर की शिपिंग कंपनी का नाम ही हमें नहीं पता, अदर सिलेक्ट किया। फिर अमेजोन पूछ रहा है कि इन्वेंट्री शिप कैसे कर रहे हो आप, बाय एयर शिप कर रहे हो या फिर बाय सी शिप कर रहे हो, ठीक है। हमने अमेजोन को कहा जी हम बाय एयर शिप कर रहे हैं, ठीक है। अमेजोन ने बताया हमें कि आपके अभी तक कोई पैसे नहीं बने। पैसे क्यों नहीं बने? क्योंकि अमेजोन की कोई सर्विस ही हमने नहीं ली। लेबल्स भी हमने खुद लगा दिए, इन्वेंट्री भी हमने खुद रेडी कर ली, शिप भी हम खुद कर रहे हैं, पैसे कोई भी नहीं बने। आगे चले, ठीक है। हम आगे अब अमेजोन सारे स्टेप्स हमने कवर कर लिए। अभी भी अमेजोन हमें मोहलत दे रहा है, देख लो भाई कोई चीज चेंज तो नहीं करनी, ठीक है, कोई चीज चेंज नहीं करनी। अमेजोन कह रहा है अब आप ट्रैकिंग आईडीज प्रोवाइड करें अपनी प्रोडक्ट की, ठीक है। ट्रैकिंग आईडीज आप सप्लायर से भी ले सकते हैं, अगर सप्लायर से नहीं मिल रही तो फिर आप इसी को कॉपी करके, ये लिखा हुआ है ये बॉक्स लेबल, इसी को कॉपी करके इस कॉलम में पेस्ट कर दें, ठीक है। आगे हमने ऐसा किया कि उन्हीं को कॉपी किया और लास्ट पे अभी तक अमेजोन पूछ रहे हैं कोई चीज चेंज तो नहीं करनी। हमें याद आया कि शिपमेंट प्लान का नाम ही नहीं हमने चेंज किया, यहाँ पे आए और शिपमेंट प्लान को रीनेम कर दिया हमने यहाँ से, ठीक है। और इतना सा था हमारा शिपमेंट प्लान। ओहो क्या रह गया अभी भी? ठीक है, ठीक है, ओके ओके। ये देखें हमने इन्हीं को कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया। अमेजोन ने कहा कंफर्म हो गया जी, आपने ट्रैकिंग आईडी दे दी है, शिपमेंट प्लान हमारा ओके। किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो रिपीट कर सकते हैं दोबारा, ठीक है। पूरे सेशन में किसी चीज़ की कोई समझ ना आई हो दोबारा से देख सकते हैं। ट्रैकिंग आईडी हम अपने सप्लायर से लेंगे। हम लेबल लगाते हैं ना जब कार्टन के ऊपर, उसके बाद फ्रेट फॉरवर्डर भी लेबल लगाता है अगर आप उससे सर्विस ले रही हैं। अगर फ्रेट फॉरवर्डर से ले रही हैं, लेट से हम फ्रेट फॉरवर्डर से नहीं ले रहे, फिर ऐसा होगा कि हमारी ट्रैकिंग आईडी नहीं आएगी हमें, फिर ये मांगेगा ही नहीं ट्रैकिंग आईडी, क्योंकि फ्रेट फॉरवर्डर नहीं है तो फिर अमेजोन है। अमेजोन जैसे ही लेबल जनरेट करेगा तो उसमें ट्रैकिंग आईडी इंटर होगी ऑलरेडी उसी के लेवल में, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी के साथ जाएंगे तो फिर ये ट्रैकिंग आईडी देनी पड़ेगी। ट्रैकिंग आईडी
समटाइम्स फ्रेट फॉरवर्डर अपनी भी लगाते हैं, अगर वो नहीं लगाते हम ये प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। बाकी इन्वेंटरी ट्रैक करने के लिए हम उनसे ले लेंगे ट्रैकिंग आईडी। किसी को कोई इशू हो कहीं पे? अभी ये प्रैक्टिकली ही हो रहा है ना, आप कौन सी चीज मिस हो रही है? पेड कोर्स में तो ऐसे नहीं बताते कि ऐसे होगा फिर ऐसे होगा, ये बताते हैं। ठीक, चलो ठीक, थैंक यू फॉर योर टाइम। अच्छा टाइम गुजरा आपने जी। क्वेश्चन था मेरा कि के लिए जो LLC जरूरी है, अगर नहीं ज़रूरी तो फिर हम सोल प्रोप्राइटर के साथ जा सकते हैं। LLC